नमस्कार साथियों। और हम लोग जो है मॉडल पेपर सेट 3 और 4 दोनों एक ही देखेंगे। चूँकि आपका समय जो है वो बहुत ख़ास है, इसलिए आपका ज़रा भी नुकसान ना हो, इसलिए मैंने पहले इसमें टिक लगा रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेलवे निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो ये कर रहा है मणिपुर में। पीएम मोदी ने हाल ही में आरबीआई की कितनी अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत की? तो 2। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार की रैंक क्या है? 26वां रैंक है बिहार का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। अरुण कुमार वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? पत्रकार थे, वो पत्रकारिता से संबंधित थे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर से किस राज्य में आयोजित होगा? गोवा में होगा ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहाँ राज्य कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया है? ये किया है पटना में। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? ये दिया है अमेरिका ने। बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर को। हाल ही में WHO ने किस भारतीय वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? कोवैक्सीन को। बिहार के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ने बिहार में किस स्थान पर 1 और 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है? तो यह किया है समस्तीपुर में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। बिहार ने किस विश्वविद्यालय ने स्कॉच गोल्ड 2020 जीता है? ये जीता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने। हाल ही में किस देश के लेखक डेमंड गलगुट ने मशहूर बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह साउथ अफ्रीका के लेखक है ये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा के किनारे किस शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो मुंगेर ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक भूषण को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है 12वां। हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्विक न्यूनतम पर कितने प्रतिशत करने का समर्थन किया है? तो ये है 15% करने का समर्थन किया है। वैश्विक न्यूनतम कर कितने प्रतिशत? तो 15%, यानी 15% से कम नहीं होगा ये। बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूहों को कितने सब्सिडी प्रदान की जाएगी? 25%। हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग की कितनी डिग्री सेल्सियस लक्ष्य तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं? तो ये सहमत हुए हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित में से किन्हें संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए, दूसरी अनुसूची को और पाँचवीं अनुसूची को, दूसरी और पाँचवीं अनुसूची को साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, उदाहरण नहीं है उसको देखते हैं। तो एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करता है, तो ये मतलब ही नहीं है मूल अधिकार का। जो है उसको देखते हैं। एक किसान अपना खेत बेचता है और कारोबार प्रारंभ करता है, ये उसका मूल अधिकार है। एक व्यक्ति गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवास करता है और वहीं बस जाता है, ये भी उसका मूल अधिकार है। एक व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करने से मन करता है या मना करता है, ये भी उसका इच्छा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे? तो देखिए, कौन से कार्य किए गए थे? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, ये बिल्कुल उन्हीं ने किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत का अंगीकरण उन्होंने किया और साधारण कानूनों का अधिनियमन उन्होंने ही किया। ये तीनों काम संविधान सभा ने ही किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसकी स्थापना 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई थी, ये सही है। इसे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच करने के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के सदस्य होते हैं, तो देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो
उपयुक्त विशेष परिस्थितियों में कौन सी भारतीयों के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो मूल अधिकार प्रभावित हो जाएगा, और मार्शल लॉ लगेगा तो भी मूल अधिकार प्रभावित हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं कौन से सही हैं। देखिए इसमें कौन से सही हैं, तो दोनों ही जो है वो सही हैं। इस अधिनियम में आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। दोनों ही सही बात है ये। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए, तो देखिए इन दोनों में से कोई सही नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं? तो यह है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? तो केवल राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं ना, बस इसी का मामला बनेगा वो। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना की का उल्लेख? ये बनेगा एक अखिल भारतीय संघ और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक। इसी दोनों के बारे में चर्चा की गई थी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसमें तो देखिए, महान्यायवादी को वह सभी विशेषाधिकार दिए गए हैं जो सांसदों को मिलते हैं, बस यही है, तीसरा ही सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन से समाजवादी सिद्धांत हैं? तो देखिए, पहला और तीसरा दोनों समाजवादी सिद्धांत हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ। न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, कार्य की उपयुक्त एवं मानवीय दशाओं के साथ साथ मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करना। भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोगों या समितियों की स्थापना की गई थी? तो ये थी एस.के. धर समिति, फजल अली आयोग और JVP समिति। इन तीनों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर संघात्मक विशेषता या विशेषताएं हैं? तो देखिए, एक है एकल संविधान है और एकल नागरिकता है। ये दोनों ही चीज़ है। भारत के संविधान सभा के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें सिर्फ केवल एक जो है वो सही है कि इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस ओर संकेत करती है? तो देखिए, ये संकेत है कि व्यक्तियों और समुदायों दोनों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। निम्नलिखित में से किन संवैधानिक संशोधनों द्वारा संविधान में नए निर्देशक तत्व या तत्वों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें, 44वें और 97वें संशोधन के द्वारा। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसमें से जो ये है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद वित्तीय आपातकाल वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है, बस ये वाला सही है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिरोपण निम्नलिखित कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियों के अंतर्गत अनुचित माना जाएगा? तो देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में कुशासन की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा जलरमणु मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो यह है पाक जलरमणु मध्य। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो औद्योगिक निष्कर्षों से ज़्यादा होता है ये। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो यह ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्रदूषण करती है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। देखिए, और भी गैसों का है, जैसे मीथेन का भी है, CFCs का है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जा रहा है सर्वाधिक योगदान, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हम लोग देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का दहन। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो यह है मीथेन। सबसे अल्पजीवी इसमें क्या है? मीथेन है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो नाइलॉन से होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ।
मात्र रासायनिक क्रिया से निम्न किसका निर्माण होता है? तो CFCs का होता है निर्माण। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? तो यह है एयर कंडीशनर। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो वनों को नष्ट करने से सबसे बड़ा खतरा है। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? तो देखिए, वनों से वर्षा होती है, वन के कारण ही वर्षा होती है। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो देखिए, घास, फिर कीट पक्षी, फिर सर्प। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं? तो ये जो बैक्टर एस्ट्रोसेट क्या है? तो एक क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रोसेट। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो यह है मछलियाँ। भारत में भौगोलिक क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? तो 23.54% पे जो है वन लगे हुए हैं। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो यह है स्वीडन। ये कार्बन मुक्त है स्वीडन, नाम याद रखिएगा। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कितने नंबर के? तो 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। शतरंज में होता है ग्रैंड मास्टर, 70वें नंबर पे बने हैं ये। एराबिका एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का फूल है एराबिका। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो आलू का। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होता है कॉफ़ी। भारत में काजू उत्पादन में सर्वप्रथम मुख्यतः राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। केरल से में काजू होता है। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो हल्दी जड़ों से प्राप्त होता है। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो यह है कर्नाटक। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, यह है भारत, प्रमुख उत्पादक है चीनी का। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो यह है अरेबिका। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो यह रत्नागिरी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? चीड़ के पेड़ में। खेत की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है नागालैंड में। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए है कुल्लू घाटी। लौंग होता है सूखे फूल। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होती है धान की। वे दो राज्य हैं कौन से हैं जिन्हें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? देखिए, लौटते हुए मानसून से प्रभावित कौन सा होता है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो है ये प्रभावित होता है। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो यह है मासिनराम, चेरापूंजी के पास है ये। पहले चेरापूंजी था। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण से। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यह कर्नाटक। हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? 17 वैज्ञानिकों को। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह दिया था CR दास ने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो यह था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरेशन लिबरल फेडरेशन। वाइकम सत्याग्रह की खास बात थी? तो यह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। वाइकम सत्याग्रह से जुड़े नेता थे? तो यह थे TK माधवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ? तो यह था कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद इकबाल को। राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? तो ये थे छपरा से। मंदिर तथा मस्जिद जहाँ पंडित मंत्र पढ़ते थे तथा मुल्ला अजान देते थे हमें आकर्षित नहीं करते हैं, मैं अपना ईश्वर अपने देश की मिट्टी में देखता हूँ, यह कथन है? तो यह कथन है मोहम्मद इकबाल का। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? तो जो मांग नहीं थी वो देखते हैं। सरकार 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधारों की योजना प्रस्तुत करे, ये नहीं थी। जो थी वो देखते हैं। सरकार जलियांवाला हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे। सरकार रॉलेट एक्ट वापस ले और ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे, ये सब उनकी मांग थी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था, और देखिए कई सारे उद्देश्य थे, मुसलमानों का सहयोग वगैरह लेना था, ये सब कारण थे। तो इसमें से ये कोई नहीं इसमें सूट कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी? हकीम अजमल खान ने यह त्यागा था।
असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता का समर्थन प्राप्त नहीं था? तो देखिए, बहुत सारे नेता थे जो इसमें सहयोग नहीं कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, जिसमें जिन्ना भी थे, एनी बेसेंट वगैरह भी थी, तो इसलिए एक से अधिक वाला उत्तर पे हम गए हैं इसमें। दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौ हत्या पर पाबंदी लगाई? तो अमृतसर में लगाया था 1919 में, दिसंबर 1919 में बकरीद के अवसर पर गौ हत्या पर पाबंदी लगाई किसने? मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया? लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन वापस प्रस्तुत किया? CR दास ने। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा? ये कहा था उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था इस चीज़ को। सन 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये देखा था महात्मा गांधी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, वह किस दिन मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे मावलंकर। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रमुख प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे वरदाचार्यार। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पूछ रहा है नहीं थे, तो देखिए JB कृपलानी नहीं थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाकी थे भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णम संयम अय्यर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं, इसमें केवल एक सही है या केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। अर्जेंटीना किस धातु का अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो यह है चांदी का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, समुद्री मील की इकाई दूरी की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, डेसिबल ध्वनि में प्रबलता की इकाई है। लुमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है लुमेन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है ये। हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। पास्कल इकाई है दाब की। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान वेमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो देखो ग्रेफाइट जो है ना, मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट जो है वो मिश्रण नहीं है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो यह है लाइसोसोम। DNA के एक तंतुगच्छ स्ट्रैंड से RNA में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनुलेखन। अदिश राशि है ऊर्जा अदिश राशि है, स्वाभाविक सी बात है। DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं ये। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो वेग वेलोसिटी सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी यौगिक प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान निकल जाएगा। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं,
तो जीन क्या होते हैं? तो ये गुणसूत्रों में होते हैं जीन। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, टॉर्क होता है ये। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई थी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली धातुओं की समान त्वरण होता है ये। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। नवंबर 2020 से 24 तक चले त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती की मेजबानी मालदीव ने किया। इस त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास में मालदीव भारत के साथ तीसरा देश कौन सा था? तो ये था श्रीलंका। मालदीव, भारत और श्रीलंका थे ये। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का कौन सा संस्करण फ्रांस में ड्रैगुइन में हुआ? ये था 6ठा संस्करण। भारत और किस देश ने भारत में 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? तो ये दिया है रूस ने। तो ये देखिए, ये था हमारा सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 अभी तुरंत देख लेते हैं। भाई क्या टाइम वेस्ट करना, भाई जिसको पानी उनी पी के आना है पानी उनी पी के आ जाएंगे, पॉज वॉज करके चले जाएंगे। मैं करा देता हूँ सेट नंबर 4 BPSC 67 और CDPL दोनों के लिए खास है ये। बिहार के किस अभियान ने लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बापू आपके द्वार अभियान ने। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन से किस देश ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहल की शुरुआत की है? तो ये क्या है? भारत ने। बिहार के किस अस्पताल में थैलीसीमिया रोगियों के लिए डे केयर सेंटर खोला गया है? ये खोला गया है पटना मेडिकल कॉलेज में। हाल ही में किस शिपयार्ड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी के पहले जहाज विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया? तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने। दूरदर्शन का कौन सा केंद्र देश का पहला ग्रीन हब बन गया है? तो यह है पटना। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन से किस देश ने इंडिया ग्रीन गारंटी लॉन्च की और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई फंड की प्रतिबद्धता जताई? तो ये जताई है यूके ने। भारत के लिए PSU अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया गया? बिहार में। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को। भारत ने किस स्थान से भगवान विष्णु की 800 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई बिहार से। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया है? तो ये क्या है? बिहार ने। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भारत ने। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? पीयूष जायसवाल को। हाल ही में भारत सरकार ने PM गति शक्ति के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों के कितने सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? तो 20। फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में बिहार से किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, ये तो कई होंगे इसमें से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किसे संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का एक हवाई प्लेटफॉर्म से परीक्षण किया? तो ये वायुसेना ने किया था इसका। भारतीय नौसेना में शामिल महिला पायलट के पहले बैच का नाम बताएं? तो देखिए, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये तीनों ही हैं। हाल ही में भारत और ADB ने मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एक परियोजना तत्परता वित्तपोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक है 13वां। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने होम लोन की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है HDFC बैंक के साथ। NTPC ने किस कवि की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की पहल की है? तो रामावतार शक की। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो देखिए, विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, बस यही एक विकल्प उनके पास रहता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, दोनों ही सही नहीं है, तो इसको आगे क्या देखना, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें केवल जो है दूसरा सही होगा कि भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए ये है कि सभी संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही पेश किए जाते हैं। बिल्कुल, किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, दोनों ही सही है। भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए राष्ट्रपति पद का और उपराष्ट्रपति पद का, ये दोनों ही। बाकी का चुनाव तो भाई इंटरनल वाला इशू हो जाता है। संविधान प्रधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कार्यों पर युक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? तो देखिए ये पहला पर किए जा सकते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। दूसरा, भाषण द्वारा लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाना, बिल्कुल ये भी गलत है। और चौथा होगा न्यायालय की अवमानना, नहीं, ये तीनों ही नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) के तहत ये सब पे समझिए रोक है। संविधान सभा में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जो विचार करते हैं वो ये है कि यह पूर्णतः संप्रभु निकाय थी। दूसरा, यह भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित कर सकती थी। भारतीय संविधान में उल्लिखित अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रदान की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। संघ लोक सेवा आयोग का के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र तक विस्तारित हैं? तो ये हैं संयुक्त भर्तियों के मामले में राज्यों की सहायता करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इन पे विचार कर लेते हैं कि कौन कौन से कथन है और क्या इसका परिणाम है। तो देखिए ये जो पहला कथन है इसी को देखते हैं कि राष्ट्रपति वास्तविक युद्ध या बाह्य आक्रमण से पूर्व भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल ये सही है और यही एकमात्र जो है चीज़ ये सही है जो इस कथन में है। बाकी दूसरा जो गलत है उसको देखेंगे भी नहीं। वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन से मामलों के संबंध में अनुशंसाएं करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है और केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना ये कार्यक्रम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बृहत आकार का कारण नहीं है? तो देखिए देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बिल्कुल ये नहीं है। बाकी जो चीज़ है वो है देश की विविधता, केंद्र और राज्यों के लिए विस्तृत प्रावधान, ये सब कारण है। मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कर लेते हैं। तो न एक है न दो है, तो इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। तो देखिए इसमें है ये एक और दो दोनों होगा। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। इस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिए तीनों ही स्थिति में हो सकती है। यदि नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यदि नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर निवास कर रहा हो, यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा का प्रदर्शन की हो। तो ये तीनों कारण हैं। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कर लेते हैं। तो आयोग और केंद्रीय निधि को राज्यों को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। इसमें कौन से सही हैं? आयोग को केंद्रीय निधि को राज्यों को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए ये दोनों ही सही है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए ये संवैधानिक संस्था नहीं है नीति आयोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, सामाजिक न्याय को और समुदाय आधारित अधिकार को, ये तीनों को वो सुनिश्चित करता है। मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, यह सरकार और सामान्य विधि न्यायालयों को निलंबित करता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें सम्मिलित किया गया है? तो देखिए सिर्फ राज्य को सम्मिलित किया गया है। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो सोनिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है।
टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो अवरक्त तरंगों का यूज़ करता है वो, इंफ्रारेड बोलेंगे इसको। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन पर। एक पारितंत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। इकोसिस्टम के आजीवित घटक क्या होता है? तो पदार्थों का चक्रण होता है। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो दोनों को, जीवाणु और कवक को, और केवल सूक्ष्मजीव को। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, यह कौन सा नियम है? तो ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम है ये। नेपेंथिस क्या होते हैं? देखिए नेपेंथिस क्या होते हैं, इसको हम लोग देखें तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं नेपेंथिस। नेपेंथिस क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो बलूत, लैटाना, वॉल्वॉक्स, हाइड्रिला, पिस्टिला और सर्पस। याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणी क्रम कौन सा प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है ये। पारितंत्र किसे कहते हैं? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरणी प्रौद्योगिकी सिमोन्टिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। ट्रांसक्रिप्टोप्स किसे निर्दिष्ट करता है? तो एक किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? तो महासागर का। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो यह मेढक। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जड़ से। जड़ से हल्दी मिलती है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1982 में। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मंदसौर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह कानपुर में। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा होता है चीन में। देखिए चीन का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो ये होता है। किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो सतलज नदी से। कौन से दो राज्य कावेरी नदी जल विवाद से जुड़े हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात में। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है व्यास। अरे ये इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? देखिए व्यास तो नहीं होगा, है ना। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कई बार ऑप्शन में भी यहाँ पे भी व्यास दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? तो ये बनाती है रुद्रप्रयाग में। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो कावेरी का। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो चलिए वृद्ध गंगा कौन सी हो गई? तो यह हो गई गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा ज्वारदनीमुख किस जिले के मुहाने पर स्थित है? यह है हुगली में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है नासिक। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यह है पौरुष्णी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है लूनी। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ये चोमयोंग डुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। खलीफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 से मनाना शुरू हुआ ये। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग क्यों किया? महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे।
23 नवंबर 1919 से भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो अजमल खां ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का सहयोग मिला तथा इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, फिर भी यह आंदोलन असफल रहा क्योंकि संयुक्त तुर्की के खलीफा का पद खत्म कर दिया गया बाद में, और तुर्की में क्रांति भी हो गई, अतातुर्क आ गए बाद में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है, इसमें से कोई तो दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान बनी। काला कानून वाला जो इशू था ना, उसमें ये छा गए थे बस। निम्नलिखित में से किसे ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील वाला कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया? खेरा आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में सही है? कांग्रेस की प्रथम बैठक बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? 1918 में। महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया? अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन के दौरान किया गया। रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? तो 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? तो ये था डायर। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। निम्नलिखित में से कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर हैं? तो देखिए ये तीनों ही संविधान के भाग 4 के बाहर है। सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे नहीं है। मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है। हिंदी भाषा का विकास ये भी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? देखिए जो प्रावधान शामिल हैं उसको देख लेते हैं। तो तीनों ही शामिल हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनानी चाहिए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है? तो यह है न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतम न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो देखिए कौन से सही हैं उसको देखते हैं। तो लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अधिकार व्यक्तियों के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तर्कसंगत दावे हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए सम्मिलित है इसमें सिर्फ 2 और 3। समाचार पत्र पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरोध अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें 2 और 3 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के हैं और राज्य का मंत्रिमंडल स्वरूप ये ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं विचार। तो देखिए इसमें न तो 1 है न तो 2 है, तो क्या इसको देखना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो कथन सत्य हैं वो देखते हैं। तीनों ही सत्य दिख रहे हैं। यह ऐसे आधारभूत नियमों का समुच्चय है जो समाज के सदस्यों के बीच आवश्यक समन्वय बनाए रखता है। यह सरकार को न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए सक्षम बनाता है। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें परिकल्पित किया गया है? तो देखिए नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है और सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं। तो केवल दूसरा होगा। भारत की संचित निधि से होने वाले धन के निर्गमन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है।
चल 13वां नंबर क्वेश्चन भी छूटा हुआ है। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलते हैं करते हैं। तो इसमें जो है केवल एक सही है। ये विधायिका और कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो देखिए, जो शामिल नहीं है वो केवल 3 और 4 शामिल नहीं है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सृजित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मूल कर्तव्य में ये शामिल नहीं है। ये DPSP का पार्ट है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं। तो इसमें तो न तो 1 है न तो 2 है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल 2 सही है कि भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए थे पहले? तो देखिए, ये तीनों हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो देखिए, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार कर लेते हैं। इसमें केवल एक सही है। संस्थानम समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से भारत निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो देखिए, कौन से कार्य हैं इसमें देखते हैं। तो राज्य विधायिकाओं के चुनाव आयोजित करना, पूरे देश में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना और सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना। राइबोसोम्स होते हैं, तो RNA होते हैं राइबोसोम्स। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उस उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 4 मीटर सेकेंड, तो 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय हो। यह पहला नियम है न्यूटन का, गति का पहला नियम। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोई यह कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर हाउस बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को। रॉकेट ऊर्जा से संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कार्बन के साथ। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम कहा था कनाद ने। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की शंका का कारण है, तो विश्राम जड़त्व। कोशिका भाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह है क्लोरोप्लास्ट। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका कारण क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व वाला। चिकनी अंतर्द्रवी जलिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो यह विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं होता है? तो यह है थाइमिन। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हफमिश्चर ने। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह DNA होता है? तो यह सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्यों का भार यदि 600 N है तब चंद्रमा पुरुष का भार कितना होगा? 100 N होगा, 1/6 हो जाएगा वो। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? 25 नवंबर को। हाल ही में भारत और ADB ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? 300 मिलियन। प्रधानमंत्री ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। निम्न में से किस राज्य में जेवर स्थित है? तो जेवर स्थित है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ADB ने भारत को कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए कितने अरब डॉलर को मंजूरी दी है? तो $1.5 अरब। इनमें से किस देश से
किस देश से भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान बेड़े को बढ़ावा देने के लिए 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हाल ही में मिले हैं? तो ये मिले फ्रांस से। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के लिए रिवर सिस्टम एलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का शुभारंभ किया है? तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। हाल ही में वाइजर विमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत और किस देश के बीच हुआ? तो जर्मनी के साथ हुआ ये। हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह से प्रहार करने के मिशन पर डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। हाल ही में वर्चुअल फॉर्मेट में आरआईसी रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक आयोजित की गई। तो चलिए, ये था टोटल 300 प्रश्न थे, सेट 3 और 4। और ये जो बुक है, ये बुक आप देख सकते हैं, परीक्षा मंथन है, इससे हमने सेट 3 और 4 किए हैं। उम्मीद है कि कोई कॉपीराइट और कोई इशू नहीं लगेगा। वैसे भी बहुत छोटा चैनल है और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और मैं बधाई देता हूँ 66 में जिन लोगों ने मेंस का रिजल्ट निकाला है। वो लोग भी अपना स्टडी करते रहें, रेगुलर आराम से लगे रहिए जब तक फाइनल हो नहीं जाता है। और जब फाइनल हो जाए तो अच्छे काम कीजिए, कभी भी घूस वूस के चक्कर में मत पड़िए। दहेज, अगर पुरुष हैं तो दहेज लेके शादी मत करिए, अगर महिला हैं तो ज़्यादा बड़े अधिकारी से शादी करने के चक्करों में मत पड़िए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाद में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।